नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, और राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 5 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो ये 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है आज का, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपका ए पहले प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। और चावल की एक खास किस्म है जिसका नाम है वाडा कोलम। तो आपको बताना है कि यह जो वाडा कोलम चावल है, इसका संबंध किस राज्य से है, यह न्यूज में क्यों था? तो इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था वाडा कोलम चावल को। तो आपको बताना है कि वाडा कोलम चावल का संबंध किस राज्य से है। तो वाडा कोलम चावल का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, इन्हीं को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। यह आर्यभट्ट पुरस्कार देता कौन है? तो एएसआई, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया जी सतीश रेड्डी को। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसे दिया गया? तो 2 लोगों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये 2 लोग कौन थे, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक थी मारिया रेसा, ये महिला है आपकी फिलीपींस की थी, देश भी आप याद कर लीजिएगा। फिलीपींस की रहने वाली थी आपकी मारिया रेसा। और दूसरे थे आपके दामित्री मुरातो, ये आपके रूस के रहने वाले हैं। इन 2 लोगों को जो है आपका संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार दिया गया नोबेल का। तो इनके दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का। तो 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो वो दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये कहाँ के रहने वाले हैं गुरनाह? तो ये रहने वाले आपके हैं तंजानिया के। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 में वो दिया गया मारिया रेसा को, जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं, और दमित्री मुरातो जो कि रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का दिया गया था। इसे आप याद कर लीजिएगा। 2021 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2 लोगों को, जर्मनी की बेंजामिन लिस्ट को और आपके यूके यूनाइटेड किंगडम के जो थे डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों को दिया गया था आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। तो इन तीनों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया 2021 में नोबेल का, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से पुरस्कार, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी का जो राष्ट्रीय ध्वज है कहाँ पर फहराया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, लेह में जो है फहराया गया था दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब फहराया गया था? तो 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की जो 152वीं जयंती थी, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को इस
राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसका ध्वजारोहण किसने किया था, तो उस समय आपके जो लद्दाख के राज्यपाल थे, यानी कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे, लद्दाख के जो आपके उपराज्यपाल थे RK माथुर, उन्हीं के द्वारा यह ध्वजारोहण किया गया था लेह में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपके GK GS के प्रश्न स्टार्ट होंगे, क्योंकि 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया करंट अफेयर्स के। अब यहाँ से आपके GK GS के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी स्पेशल का यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वर्तमान में टोटल 6 आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेंगे आपके उत्तर प्रदेश में। ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है 6 के नाम, उनका स्थान और उनका स्थापना वर्ष, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बनारस यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी वाराणसी में, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अलीगढ़ में, इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और भारत का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय, सॉरी उत्तर प्रदेश का भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है, 1887 में स्थापित किया गया था। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय आपको मिलेगा रायबरेली में, 2013 में बनाया गया था। और आपका है झांसी में मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 2014 में बनाया गया था। तो ये 6 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैडम भीकाजी कामा ने जो है भारत का जो तिरंगी स्वतंत्रता का ध्वज था कहाँ पर फहराया था, तो इन्होंने फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कहाँ, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में जो है मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तिरंगे को फहराया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आपका टेम्परेचर पर, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उनके तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो टेम्परेचर होता है उसी के ऊपर तारों का जो रंग होता है वह निर्भर होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। तो राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस नामक बीमारी होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, किलोसिस। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है आपकी गुब्बारे में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम गैस जो है आपकी गुब्बारे में भरी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और जनगणना 2011 के अनुसार आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी, तो आप याद कर लीजिएगा। यह केंद्र शासित प्रदेश आपका था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी वह सबसे कम थी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 2011 के डेटा की बात हो रही है। आपको बताना है वह कौन सा अनुच्छेद जिसका संबंध आकस्मिकता यानी कि कंटीजेंसी फंड से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 267 का संबंध आपका हो जाएगा कंटीजेंसी फंड से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं आपकी जो भारत की संचित निधि होती है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा होता है, तो भारत की संचित निधि से संबंधित आर्टिकल होता है आर्टिकल 266। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर भारत की संचित निधि पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता है 266 आर्टिकल, और यहाँ पे पूछा गया है आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 267 का संबंध होता है आपका कंटीजेंसी फंड से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है आपकी लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक।
खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्रेनियोलॉजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेनियोलॉजी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो पहला भारत के अंदर जो स्थापित हुआ था परमाणु संयंत्र, उसका क्या नाम था? तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यहाँ पे मैंने पूरा पिक्चर अपलोड किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र आपको मिलेंगे भारत में उनको एक बार देख लीजिएगा। और तारापुर आपको महाराष्ट्र में है, रावत भाटा आपको मिलेगा राजस्थान में, काकरापारा आपको मिलेगा गुजरात में, जैतपुरा महाराष्ट्र में, नरौरा आपको मिलेगा यूपी में। ये आप याद कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है कि नरौरा कहाँ पर है, तो यूपी में है। और उसके बाद कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक में और कुडानुकुलम मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र हैं और भारत के, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ आपको घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश या क्षेत्र दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सवाना घास का मैदान आपको मिलेगा अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। पुस्ताज घास का मैदान आपको मिलेगा हंगरी में, बिल्कुल सही है। लानोज घास का मैदान आपको मिलेगा वेनेजुएला में, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो डाउन्स घास का मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका में ना होकर मिलेगा आपको कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है डाउन्स घास का मैदान। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए था आपका ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एक तरफ आपको कुछ आर्द्र भूमियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया यहाँ पे, हमारा दीपोर बिल। तो दीपोर बिल आर्द्र भूमि आपको कहाँ पे मिलेगी, असम में मिलेगी, यानी कि एक आपका 1 हो जाएगा। रेणुका झील आपको कहाँ पे मिलेगी, तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, तो यह भी आपका सामने दिया गया, बी का 2 हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो रेणुका झील है यह भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत की जो सबसे छोटी आर्द्र भूमि स्थल है वो आपको मिलेगा रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्या दिया गया, यहाँ पे रुद्र सागर झील दिया गया है, जो कि त्रिपुरा में है, तो आमने सामने ही है, यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा। और भोज आर्द्र भूमि आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह मध्य प्रदेश में मिलेगा, यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो सबका आमने सामने ही दिया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आप याद कर लीजिएगा, सभी आमने सामने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ समितियाँ दी गई हैं और उनका विषय दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समिति सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। और भंडारी समिति का संबंध किससे है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है आपकी भंडारी समिति, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो कृषि साख से है, बिल्कुल सही है। गायपुरिया समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है आपकी गायपुरिया समिति। और इसके अलावा आपका जो महालनोबिस समिति थी यह कृषि साख यहाँ पे दिया गया, जो कि आपका यहाँ पे सही सुमेलन नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महालनोबिस समिति किस लिए बनाई गई थी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग उच्च किस्म के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको यहाँ पे अभी होल्ड पे हम रखते हैं। इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं तो इसका जो अगला वाला पार्ट अपलोड हम करेंगे इस सेट का, उसमें मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो इसको अभी होल्ड पर हम रखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। लीपू लेक दर्रा यहाँ पे दिया गया हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको लीपू लेक दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना होके मिलेगा कहाँ पर, तो उत्तराखंड में मिलेगा। और इसके अलावा बाकी तीनों आपके सही सुमेलित हैं। तुजू दर्रा आपको मिलेगा मणिपुर में, माना दर्रा आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और दीपू दर्रा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो नीचे के आपके तीनों सही सुमेलित थे, लेकिन आपको पहला वाला जो ऑप्शन था लीपू लेक दर्रा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह उत्तराखंड होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड में आपको मिलेगा लीपू लेक दर्रा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है,
एक तरफ कुछ आपको महत्वपूर्ण संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा को किसने इसके स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लगभग 1839 में, लगभग 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देव समाज की स्थापना की गई थी आपकी पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में की गई थी, ये वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद शारदा सदन की स्थापना की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में की गई थी। और इसके बाद जो हिंदू महासभा था, यहाँ पे दिया गया बाल गंगाधर तिलक, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय जाता है आपका मदन मोहन मालवीय को, तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, इसके निर्धारण के समय जो है वायसराय कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि किसके कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था? तो उस समय वायसराय था आपका लैंसडाउन। तो लैंसडाउन के कार्यकाल में ही जो है आपका भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंसडाउन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ इंडियन पॉलिटी के ये सभी प्रश्न दोनों आपके सामने हैं, और एक तरफ आपको कुछ प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो पार्ट है वो दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो राजभाषा का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का यहाँ पे होना चाहिए था आपका 17, तो यहाँ पे 18 आपका दिया गया, तो जो गलत है यहाँ पे 17, जो हमारा भाग 17 है उसमें आपको मिलेगा राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान। और उसके बाद निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 15 में, और उसके बाद संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है भाग 20 में, और सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है भाग 9B में। तो इस प्रकार से लास्ट के तीनों जो हैं आपके सही सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन ए वाला राजभाषा वाला आपका सुमेलित नहीं था। राजभाषा का संबंध किससे है? तो आपका पार्ट 17 से संबंधित है, पार्ट आपके 17 से संबंधित है आपका राजभाषा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत किस संविधान संशोधन के तहत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आपका यह संविधान संशोधन था 92वां। तो 2003 में यह संविधान संशोधन किया गया था 92nd। तो इसी के तहत जो है आपका जो है 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी आप याद कर लीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, आपको उस अधिवेशन का नाम बताना है। केवल यहाँ पे भाग लिया था पूछा गया है, तो आपको बताना है कि किस संविधान और मतलब किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंतिम बार। तो यह आपका अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 का। यह अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था। और इसके बाद जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, तो जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी कांग्रेस की। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो बाल गंगाधर तिलक आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। सिर्फ यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि उन्होंने उसमें भाग लिया था, उस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। ये आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा एग्जाम में। आप मार के चले आएंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह बिल्कुल गलत आपका जवाब हो जाएगा। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने कभी भी किसी भी कांग्रेस के सेशन की इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और 1920 जिस दिन आपका शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, विटीकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? तो
तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका अंगूर उत्पादन से है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूर उत्पादन से संबंधित है आपका विटीकल्चर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो सेट नंबर 5 है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने समाप्त कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।